चलिए अब टाइप 3 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, टाइप 3 में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो देखिए, यदि किसी गाड़ी की लंबाई 20% तथा चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है तब गाड़ी के आकार में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, तो देखिए, यदि किसी गाड़ी की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है तब गाड़ी के आकार में कितनी वृद्धि होगी। तो देखिए, ये तो पक्की बात है। अगर प्रैक्टिकली भी सोचें, लंबाई में अगर हम लोग 20% बढ़ा दे रहे हैं, चौड़ाई में अगर हम लोग 10% बढ़ा दे रहे हैं तो आकार उसका अपने आप बढ़ जाएगा। तो बस उसी को हम लोग देख लेते हैं कि कुल उसके आकार में फाइनल जब वो मतलब रेडी हो जाएगी तो उसके आकार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, कितनी वृद्धि होगी तो देखिए, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, लंबाई में 20%, चौड़ाई में 10%। तो मान लेते हैं कि उसका आकार शुरुआत में आकार उसका कितना है 100%। ठीक है, आकार उसका 100%, 100 है। अब जो उसका आकार 100 है, एक पैमाना हम लोगों ने सेट कर लिया कि उसका आकार 100 है। अब 100 की लंबाई यदि 20% बढ़ाई जाए तो लंबाई बढ़ा देते हैं 20%, ये बढ़ गई 20%। 120 क्यों लिखा है हमने, क्योंकि 100 को हम लोगों ने क्या मान लिया, उसका एक स्टैंडर्ड साइज़ मान लिया है। अब उस साइज़ मतलब लंबाई या फिर चौड़ाई जो भी है सब अपने आप में 100% होता ही है। ठीक है, साइज़ को हमने 100 मान ही लिया है। अब लंबाई 20% बढ़ाई जाए तो लंबाई की जो भी वैल्यू होगी उसको हमने उस लंबाई का 100% माना है, उसमें 20% की वृद्धि की जा रही है। अब चौड़ाई जो है, जैसे ये बोर्ड ही है तो ये लंबाई अपने आप में 100% है। ठीक है, ये बोर्ड है, इसकी चौड़ाई ये अपने आप में 100% है। तो लंबाई में 20% की वृद्धि की गई, चौड़ाई में 10% बढ़ा दिया गया, ये ऐसे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा। जो भी एक आकार था उसमें 20% लंबाई में बढ़ाया गया, 10% चौड़ाई में बढ़ाया गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 2 0 से फिर 2 0 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 12 गुणा 11 कितना आ जाएगा 132। 11 दूनी 22, 2 11 एकम 11 और 2 13। ठीक है, 132 ये हो गया। अब देखिए, ये 132%, ये आ गया 132%। तो देखिए आकार में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, तो जो शुरू में 100% था उसमें 20% लंबाई में वृद्धि हो गई, 10% चौड़ाई में वृद्धि हो गई। सॉल्व किया हमने तो आया 132%, टोटल आ गया 132%। ठीक है, तो ये उसका नया आकार हो गया। नया आकार या नए आकार का पैमाना जो पैरामीटर है वो आ गया 132%। और लेकिन ये पूछ रहा है नया आकार टोटल कितना है, ये नहीं पूछा जा रहा है। ये पूछ रहा है कि आकार में कितनी वृद्धि हुई है, आकार में कितनी वृद्धि हुई है। तो आकार जहाँ पहले कितना था 100, अब कितना हो गया हम लोग देख रहे हैं 132। पहले था 100%, अब हो गया 132%। कितना बढ़ गया ये 32 बढ़ गया, 32% बढ़ गया। तो आंसर कितना हो जाएगा 32% की वृद्धि होगी। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन हैं। तो ये बहुत एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। और एक दो क्वेश्चन और इसके टाइप के देख लेते हैं। रेड कलर थोड़ा सा फीका पड़ जा रहा है, चलिए ब्लैक ही यूज़ कर लेते हैं ना, ब्लैक यूज़ करते हैं क्वेश्चन में। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये हो गया कि लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दी जाती है तब का बात है। अब देख लेते हैं कि अगर कम कर दिया जाए तो कैसा है। तो यदि एक
व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, तथा बाद में 10% की कमी कर दी जाती है, 10% की कमी कर दी जाती है, ठीक है। तब वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कितना प्रतिशत कम हो जाएगा या वो कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, देखते हैं। या फिर वो एज इट इज़ रहेगा, मतलब ना घटेगा ना बढ़ेगा, क्योंकि देखिए देखने के लिए तो ऐसे दिख रहा है एकदम कि वेतन में 10% की वृद्धि हुई, 10% की कमी कर दी गई, मतलब 10% बढ़ाया, 10% कम कर दिया, तो कुछ खास चेंज तो दिख नहीं रहा है। बट अगर हम लोग सॉल्व करें तो कहानी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। मान लेते हैं व्यक्ति का वेतन कितना है 100%, बढ़ा रहे हैं 10%, फिर दोबारा कम कर रहे हैं 10%। जब 10% बढ़ाया गया तो 110/100, 100 में 10 जोड़ दिए थे। जब 10% की कमी की गई तब 100 में 10 कम कर दिए, 90/100। क्लियर है। अब सॉल्व किए हम लोग 11 या 99, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये आ गया 99%। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि पहले 100% था और अब ये कम होके हो गया 99%, मतलब 1% की कमी हो गई, 1% की कमी हो गई, ठीक है, 1% की कमी हो गई। अब ऐसे हम लोग सोच सकते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 1% की कमी हुई है तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, बट उस व्यक्ति को पता होगा है ना कि अगर 1% की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है। तो चलिए ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद इसमें क्वेश्चंस इसमें चेंज हैं या फिर कुछ इसी तरीके के हैं। हाँ चलिए ठीक है, एक चीज़ और ध्यान आया मुझे, ये करवा देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हो गए। अब ये हम लोग बेसिक देखते हुए चल रहे थे कि आकार और उसका 100% है तो इस तरह की वृद्धि कर दी जा रही है। किसी व्यक्ति का वेतन अगर है तो उसमें वृद्धि कर दी जा रही है, कमी कर दी जा रही है। देखिए इसमें अगर ये भी कर दिया जाए कि पहले उसमें 20% की कमी कर दी गई, फिर उसमें बाद में 10% की और कमी कर दी गई, तो भी सेम है। 20% की कमी कर दी गई तो कितना आ जाएगा 80/100, 90/100, फिर उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो ये हम लोग को ध्यान देना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस में लंबाई और चौड़ाई मतलब जो भी है 2% दिए रहेंगे और ये दे दिया रहेगा कि बढ़ा दिया जा रहा है, वृद्धि की जा रही है, कम कर दिया जा रहा है, घटा दिया जा रहा है। किसी भी तरीके से उसको दो चीज़ को दे देगा, 2% देगा और दो कंडीशन दे देगा, बढ़ाने का या घटाने का, जो भी है उन दोनों को दे देगा। और लास्ट में उस चीज़ में जो मूलभूत रूप जिसके बारे में बात की जा रही है उसमें कितना वृद्धि होगा या उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा या वो कितना कम होगा, उस चीज़ को हम लोग को निकालना है। तो उस चीज़ के लिए ये इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया एक तरीके से बेसिक हम लोग देख रहे थे, बेसिक से देख लिया। अब इसके लिए एक फॉर्मूला भी आता है जिस पे डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रख देंगे जो दी हुई है, उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, तो देखिए ये फॉर्मूला है फॉर्मूला क्या है, a+b प्लस a इंटू बी बटे में 100 या फिर अपॉन 100, ठीक है। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला है। देखिए ये फॉर्मूला है a+b प्लस ab/100, ये फॉर्मूला है। अब इसको हम लोग यहाँ पे रख के भी देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि यहीं पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यहीं पे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो a+b प्लस ab/100, तो देखिए यहाँ पे क्या है, a वैल्यू दी हुई है, b वैल्यू दी हुई है, हम लोग को बस वही निकालना है। तो a कितना है 20 प्लस b कितना है 10। अब
ए गुणा बी दिया हुआ है ये, ठीक है, ए इंटू बी या ए गुणा बी, तो कितना हो जाएगा 20 गुणा 10 200 बटे 100, तो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 2 32% की वृद्धि हो गई, ठीक है, यहाँ पे भी वही था। अब उसके बाद 1% की कमी, तो देखते हैं यहाँ पे भी ट्राई करके देख लेते हैं। फॉर्मूला से यहाँ बना लेते हैं, एक ही बात है, यहाँ बना लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, तो देखिए सबसे पहले a वृद्धि की गई है तो वहाँ पे लेंगे प्लस a प्लस b। अब देखिए b के लिए क्या है, अगर वहाँ पे तो क्या था कि लंबाई बढ़ा दी गई है, चौड़ाई बढ़ा दी गई है, तो दोनों में हम लोग क्या ले लिए प्लस प्लस, ठीक है। अगर ऐसा आता है कि 10% की वृद्धि कर दी जा रही है और 10% की कमी कर दी जा रही है, अगर बोला जाए कि कमी की गई है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में माइनस लिया जाता है। 10% की वृद्धि थी तो ले लिए, अब 10% की कमी है तो यहाँ पे लेंगे -10, ठीक है, प्लस ए बी, तो ए तो 10 ही है, बी कितना है -10, यहाँ हो जाएगा बटे 100, ठीक है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100, तो ये हो जाएगा 10 -10 प्लस कितना हो जाएगा -100 बटे 100, तो इस 10 से ये 10 कट जाएगा, दोनों हो जाएंगे आपस में 0, और यहाँ पे ये माइनस इस प्लस से बाहर आके माइनस बन जाएगा, -100 बटा 100 कितना आ जाएगा -1। तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट ये माइनस चिन्ह क्या मतलब दर्शाता है, ये माइनस चिन्ह यहाँ पे क्या दर्शाता है कि मतलब कमी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा था 32%, ये आया था प्लस में, पॉजिटिव में आया था, मतलब यहाँ पे 32% की वृद्धि हो रही है, और कहीं भी अगर माइनस का साइन आता है तो वहाँ हम लोग समझ जाएंगे कि कमी हो रही है, तो -1% की कमी हो रही है, ये बात है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से निकल जाएगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया, एक हम लोगों ने बेसिक तरीके से भी देख लिया है और फॉर्मूला से भी देख लिया है, दोनों तरीके से हम लोग को समझ में आ गया है। अब उसके बाद देखते हैं आगे। अब चलिए एक बार एक उसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले टाइप पे। एक बार उसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब जिसमें देखिए कैसे कि यदि कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं यदि कोई व्यक्ति सामान खरीदते समय 10% का लाभ होता है उसे, 10% का सामान खरीदते समय 10% का लाभ हो। यदि कोई व्यक्ति है जिसे सामान खरीदते समय 10% का लाभ हो तथा जब वो इसी सामान को बेचे तथा सामान को बेचने पर भी 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो, तब 10% का लाभ हो तब उसे होने वाला कुल लाभ कितने प्रतिशत का होगा, कितने प्रतिशत का होगा, ठीक है। मान लेते हैं कोई आदमी है, उसे कुछ भी सामान बेचना है, तो सबसे पहले वो जाएगा किसी और दूसरे मतलब बेचने वाले के पास, वहाँ जाके वो सामान खरीद लेगा, ठीक है, खरीद लेगा, उसे 10% के लाभ पर वो खरीदेगा, मतलब अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है तो खरीदने वाले से भी वो 90 रुपये में खरीद लेगा, तो यहाँ पे उसे 10 रुपये का फ़ायदा हो गया। फिर जब वो उसे बेचेगा, बेचने पर भी 10% का लाभ हो, फिर जब वो उसे बेचेगा तब भी उसे 10% का लाभ हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देखिए, तो कुल लाभ कितने प्रतिशत का उसको हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसको कुल लाभ कितने प्रतिशत का हो जाएगा। तो देखिए यही मतलब पिछले ही क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं। तो कुल क्या बोलते हैं 100% उसकी वैल्यू है सामान की, और पहले वो लिया 10% के लाभ पे, फिर दोबारा वो लिया 10% के लाभ, मतलब दोबारा बेचा वो 10% के लाभ पे, तो कितना आ गया 121, मतलब 100 से कितना ज़्यादा 121, मतलब 21% का उसको लाभ हो रहा है, ठीक है,
21% का उसको लाभ हो रहा है। अब यहीं पे यही चीज़ है, लाभ हो रहा है। अब यहीं पे अगर बोल देंगे कि सामान खरीदते समय 20% की हानि हो गई, 20% का लॉस हो गया, और बेचता है वो तब भी उसे 20% की हानि हो गई, 20% का घाटा हो गया उसको तब भी, दोनों में 20% का होगा, ठीक है। तब यहाँ पे कुल हानि पूछी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी हानि हो रही है, उसके बाद भी उसने घाटे का झटका खा लिया, तो कुल हानि जो है कितने प्रतिशत होगी। तो यहाँ भी वही तरीका है, 100% पहले से और 20% की हानि हो रही है पहले, दोबारा फिर वो 20% की हानि हो रही है, तो 100 से 100 कट जाएगा, 10 से 10 कट गया, कितना आया 8 8 64%। ये 100 से कितना कम है, तो 100 से 36 कम है, मतलब 36% की उसे हानि हो रही है, ठीक है। 36% की उसे हानि हो रही है, कुल हानि 36% की है। देखिए है तो ये दोनों क्वेश्चंस पिछले क्वेश्चन पे ही बेस्ड हैं, बट मैंने इसीलिए इन दोनों को सेलेक्ट किया क्योंकि लाभ हानि वाली यहाँ पे बात आ गई थी, तो कन्फ्यूज़न मत हो, क्योंकि आगे लाभ हानि का भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी इस तरीके का हो गई। तो लाभ हानि की बात आ गई थी, तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन उठाया था। फिर भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, तो जस्ट पिछले कॉन्सेप्ट पे ही बने गए। अब हम लोग देखते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं टाइप 4 के बारे में। टाइप 4 के बारे में, ये जो टाइप 4 है ये भी पिछले क्वेश्चन पे ही, मतलब पिछले क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, बट फिर भी मतलब कोई भी एक क्वेश्चन स्किप मत हो जाए, इसलिए हम लोग इसको जल्दी से देख लेते हैं। है वैसे ही पिछले बार टाइप, बट जल्दी से इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की वृद्धि, तब कुल क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। कुल क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए, आयत की लंबाई में 20% वृद्धि, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि उसका जो क्षेत्रफल था वो था 100%, एकदम बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पे ही है ये। आयत की मान लेते हैं कि क्षेत्रफल था 100%, कितनी की वृद्धि हो गई 20% की लंबाई में, चौड़ाई में कितनी की हो गई 10% की, ठीक है। और उसके बाद ये हम लोग बना दिए, अगर 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा 132, हाँ 132%, मतलब कितनी की वृद्धि हो गई, वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में 32% की, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जैसे हम लोग बना रहे हैं तो इसको सिद्ध करके भी देख लेते हैं कि मतलब ये सही आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लंबाई कितनी, मान लेते हैं एक बार कि जो लंबाई है वो है 100, ठीक है, चौड़ाई है वो है 50। अब यहाँ पर अगर क्षेत्रफल निकालें तो 100 गुणा 50 कितना हो जाएगा 5000, ठीक है। अब अगर ये हो गया, अब अगला कंडीशन क्या है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की वृद्धि, तो लंबाई यहाँ पे n लिख देते हैं, न्यू लंबाई है ना। तो जब लंबाई में 20% की वृद्धि की जा रही है, 100 में 20% की वृद्धि मतलब 120, और चौड़ाई में 10% की कमी, मतलब कि 50 का 10% कितना होगा 5, तो 50 में 5 की कमी, ठीक है। नहीं सॉरी, चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जा रही है, तो 50 में मतलब 10%, मतलब 50 में 5 की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 55, ये हो गया 55। तो यहाँ से निकालते हैं 0, 12 पंचे 60, यहाँ से रहे 6, 12 पंचे 60 और 6 66, ठीक है। अब ये हो गया। अब जो है हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल में कितनी हो रही है वृद्धि। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों डिफरेंस हो जाएगा 1600 आ गया। अब हम लोगों को देखना है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है।
तो सबसे पहले इन दोनों को माइनस करके देखिए कितना आ रहा है 1600, डिफरेंस आ गया 1600। अब मतलब वृद्धि हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में वृद्धि हो रही है? तो 5000 के रिस्पेक्ट में। इसके क्योंकि ये तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, हम लोग को देखना है कि पुराने वाले के सापेक्ष में कितनी वृद्धि हो रही है। तो 1600 जो डिफरेंस आया है 1600 बटे 5000 कर लेते हैं, 2020 कट गया। अब 10 से 10 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 32%। ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो मतलब एक तरीके से सिद्ध हो जा रहा है कि हाँ हम लोग मतलब सही सिद्ध कर रहे हैं, ये सब सही है। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से बन जाएगा, है ना, कोई बात ही नहीं उसमें। ये मतलब अगर यहाँ रख देंगे 20, 10 और 200 बटे 100, तो वही है 30 और 2 32 है ना, वैसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये आयत हो गया। इसी तरीके से देखिए ये जो टाइप 4 में लिखा है, तो क्षेत्रफल का मतलब एक तरीके से इसमें टाइप कैसा आता है कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो कौन कौन सा हो सकता है? आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, समानांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया। किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, 2% दे देगा, या फिर जिस भी तरीके से इस क्षेत्रमिति का आयत क्षेत्रफल निकलता है वो डाटा दे देगा, 2 या फिर 1। कैसे कह रहा हूँ, मान लीजिए त्रिभुज के लिए अगर बात की जाए, 1 क्यों कह रहा हूँ वो बताता हूँ। त्रिभुज के लिए अगर बात की जाए तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो ऐसे ऐसे निकाल लेते हैं, आधार गुणा ऊंचाई, है ना, आधार गुणा ऊंचाई। तो कैसे दे देगा कि त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि कर देते हैं और उसकी ऊंचाई में 5% की वृद्धि कर देते हैं, या 5% की कमी कर देते हैं। तो इस चीज़ को सीधा हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, आंसर हम लोग का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या इस चीज़ को यहाँ पे लगा देंगे, एक ही बात है। तो त्रिभुज का जिस तरीके से उसका क्षेत्रफल निकल रहा है उसी के हिसाब से वो परसेंटेज दिया रहेगा, ठीक है। देखिए जैसे कि अब अगर वर्ग की बात की जाए, मान लेते हैं ये वर्ग है, तो वर्ग में क्योंकि चारों भुजाएं जो हैं वो सेम होती हैं, बराबर होती हैं, तो यहाँ पे 2% ना दे करके सिर्फ 1% देगा। क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है। तो यहाँ पे क्या बोल देगा कि वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है, तब वो डायरेक्ट पूछेगा 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कर देंगे, वो हो जाएगा। तो वर्ग का हो गया, त्रिभुज का हो गया, समानांतर चतुर्भुज का है, ऐसे हो जाएगा। जैसे कि समानांतर चतुर्भुज का एक क्वेश्चन था शायद, देखिए समानांतर चतुर्भुज का एक क्वेश्चन कैसे दिया हुआ था, मतलब क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज का इस हिसाब से निकलता है, इसीलिए अब हम लोग ये सब क्वेश्चंस देख के वहाँ पे घबरा मत जाए, टेंशन मत हो हम लोगों को। तो देखिए समानांतर या समांतर जो भी है दोनों सेम है। समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि तथा आधार से ऊंचाई के बीच, मतलब आधार से ऊंचाई के बीच की जो लंबाई होगी उस बीच 10% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि कर दी गई और आधार से ऊंचाई के बीच 10% की कमी कर दी गई। तो समांतर चतुर्भुज जो हमारा होता है, ठीक है, तो आधार में 25% की वृद्धि कर दी जा रही है और आधार से ऊंचाई के बीच, ऊंचाई मतलब हाँ यही हो जाएगा, आधार से ऊंचाई में
आधार से ऊंचाई में, ये जो डिस्टेंस है आधार से ऊंचाई में, यहाँ कितनी कमी की जा रही है, 10% की कमी की जा रही है। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो अब ये आएगा तो हम लोग कन्फ्यूज़ मत हो जाएं, इसीलिए 2% यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कुल मिला के क्षेत्रफल में हम लोग को परिवर्तन निकालना है और वही दिया हुआ है कि वृद्धि दी हुई है, कमी दी हुई है या एक ही तरीके का दिया हुआ है। तो इस चीज़ को या तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे या फिर इस तरीके से हम लोग निकालेंगे तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 25% की वृद्धि हो गई और 10% की कमी हो गई। तो 25 नवा कितना हो जाएगा, 225/2, इसको और हम लोग काट सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर निकल जाएगा। तो फिर ये ऐसे निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो समांतर चतुर्भुज का जैसे कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसलिए उसका डाटा ऐसे दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आधार गुणा ऊंचाई, इसलिए उसका डाटा ऐसे दे देगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, इसलिए उसका ऐसे दे देगा, ठीक है। अगर उसको क्वेश्चन में मतलब किसी भी तरीके से दे, हम लोग के दिमाग में सेट होना चाहिए कि नहीं ये ऐसे बनेगा, बस हो गया। अगर वो लिख देगा कि वृत्त, हाँ वृत्त का लिख दिया कि कोई वृत्त है, उसके त्रिज्या में, जो पहले उसकी त्रिज्या थी उसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो जा रही है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। अब वहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि ये तो अजीब टाइप का लग रहा है, तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ 1% दिया है तो भी इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल एक्चुअल में होता क्या है, वृत्त का पाई r²। तो पाई को अगर हम लोग छोड़ दें तो r गुणा r, ये तो कांस्टेंट है पाई, तो r गुणा r, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल ऐसे निकलता है, इसीलिए 100 हम लोग लेते थे गुणा 2 बार उस चीज़ का। अब देखिए परसेंट एक ही दिया है, 1 मिनट रुकिए, यहाँ रखते हैं। मान लीजिए कि वृत्त का 100%, तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड मान लिया उसका क्षेत्रफल 100। अब परसेंट 2 दिया रहता था तभी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से करते थे, है ना। जैसे 2 दिया है 20% की वृद्धि और 10% की वृद्धि, तो हम लोगों ने ऐसा कर दिया। लेकिन अगर परसेंट सिर्फ 1 दिया है कि 20% की वृद्धि कर दी जाती है, सिर्फ इतना ही लिख देगा कि किसी वृत्त के त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो हम लोग वहाँ पे बिल्कुल ऐसे नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ तो सिर्फ एक ही परसेंट दिया है, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कैसे निकल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल कैसे निकल रहा है, आर गुणा आर से निकल रहा है, तो इसलिए 2 बार आर का भी इंटू हुआ है, तो इसीलिए यहाँ हम लोग 2 बार इसको भी लेंगे। तो 20% की वृद्धि है, तो ये हो गया ये चीज़, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकलेगा, हम लोगों को डाउट में रहना ही नहीं है ये सब चीज़ में। उसके बाद जैसे वर्ग है, वर्ग में भी 1% दे देगा, यहाँ पे भी तो 2% दिया नहीं है, तो कैसे निकालें। 1% दिया है ठीक है, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल निकलता कैसे, भुजा गुणा भुजा, ए गुणा ए, है ना, भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ पे भी हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, 100 गुणा जितनी भी वृद्धि हो रही है उसको हम लोग लिख देंगे। तो जिस तरीके से क्षेत्रफल निकलता है उसी के बेसिस पे हम लोग करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं अगला टाइप, ठीक है। अगला टाइप देखते हैं, तो अगला टाइप कैसा है, तो वो कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक पाकर 10 अंकों से 30% अंक पाकर 10 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। और एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक पाकर 10
अंकों से पास हो जाता है, 10 अंकों से पास हो जाता है। तो निकालना क्या है, परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं। तो परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं ये हम लोग को चाहिए, ठीक है। न्यूनतम अंक कितने हैं तो देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी, कभी भी अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ना, तो क्वेश्चन देखने के पहले उसको एक बार नहीं तो उसको 2 बार पहले पढ़िए, सही से पढ़िए। जब दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ ये ऐसे बन सकता है, फिर उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। नहीं तो स्कूल टाइम से हम लोग की आदत थी कि जैसे ही क्वेश्चन दिखा एकदम धड़ 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 बनाना चालू, तो कई बार वो बनता था, कई बार वो नहीं बनता था। तो एक बार नहीं तो उसको 2 बार पढ़िए, भले उसको मतलब 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, लेकिन पढ़ने के बाद एक बार दिमाग में जब मैप सेट हो जाएगा कि हाँ ये ऐसे बन सकता है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक पा करके 10 अंकों से फेल हो जाता है, और एक अन्य विद्यार्थी है वो 40% अंक पाकर 10 अंकों से पास हो जाता है। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए वो हम लोग को देखने हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना न्यूनतम अंक जो चाहिए पास होने के लिए, न्यूनतम अंक जो चाहिए वो क्या है, x, ठीक है। न्यूनतम अंक जो चाहिए, मिनिमम नंबर, वो है x। अब देखिए न्यूनतम अंक की यहाँ पे क्या बात हो रही है। हम लोग के स्कूल टाइम पे न्यूनतम अंक कितना होता था, जैसे मुझे ध्यान है कि अगर 100 नंबर का पेपर था तो उसमें से 33 नंबर आपको लाने होते थे। 33 नंबर अगर हम लोग लाएंगे, 33 नंबर तो हम लोग पास हो जाएंगे। 33 नंबर न्यूनतम अंक है, ठीक है। न्यूनतम अंक की बात वही की जा रही है, पास होने के लिए न्यूनतम अंक, पास होने के लिए मिनिमम नंबर मतलब 33। तो इसी को दिमाग में रखेंगे, मतलब न्यूनतम अंक क्या होता है इस हिसाब से हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखते हैं, माना न्यूनतम अंक कितने हो गए, x, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये यहाँ पे x है, ठीक है, ये न्यूनतम अंक है। इतने अंक चाहिए पास होने के लिए। एक विद्यार्थी 30%, यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ है, अंक नहीं दिया हुआ है, 30% अंक पा करके 10 अंकों से फेल हो जाता है। तो ये अगर हम लोग का बेंचमार्क है, यहाँ पे न्यूनतम अंक ये है, तो जो विद्यार्थी है वो कम पा रहा है नंबर, वो कम पा रहा है, ठीक है। कितना कम पा रहा है, 30% कम पा रहा है। कितना कम पा रहा है, 30% कम पा रहा है। और कितने अंकों से फेल हो जा रहा है, तो x जितना भी होगा इससे 10 अंक कम, ठीक है। तो 10 अंक कम आ जा रहे हैं इसके। मान लेते हैं कि ये 33 नंबर था, 100 में से उसको 33 नंबर चाहिए था, लेकिन वो कितना ला रहा है, 23 नंबर, 10 नंबर वो कम ला रहा है, इसलिए वो फेल हो जा रहा है, ठीक है। तो और उसका वो 23 नंबर 30% के बराबर है, ये यहाँ से समझ में आ गया। तो 30% अंक पा करके 10 अंक से वो फेल हो जा रहा है। वहीं एक दूसरा विद्यार्थी है वो 40% अंक पाकर 10 अंकों से पास हो जाता है। तो 40% अंक पा करके तो वो आगे की तरफ आएगा, मतलब न्यूनतम अंक से 40%। तो 40% यहाँ ले लेते हैं, 40% अंक पा करके 10 अंकों से पास हो जा रहा है। उसको चाहिए था 33, लेकिन वो ला रहा है 43, सॉरी हम हटा देते हैं। तो वो ला रहा है 43, तो उसको भी कितना, मतलब 10 अंक, ठीक है, 10 अंकों से पास हो जा रहा है। तो ये हम लोग को परसेंटेज समझ में आ गया, अंक समझ में आ गया। न्यूनतम अंक हम लोग कितने माने हैं, न्यूनतम अंक हम लोगों ने माने हैं x, ठीक है। अब x से विद्यार्थी 30% कम, 30% अंक पा करके 10 अंकों से फेल हो जाता है। 30% अंक उसका आया, तो वो न्यूनतम अंक से 10 अंक कम लाया है, इसलिए वो फेल हो गया। वहीं दूसरी तरफ कोई विद्यार्थी है जो 40% अंक ला रहा है, लेकिन वो 40% अंक उस x से, उस न्यूनतम नंबर से 10 अंक ज़्यादा है, 10 अंकों से पास हो जाता है। मतलब 10 अंकों से पास हो जाता है, मतलब जो न्यूनतम नंबर है उससे 10 नंबर वो ज़्यादा ला रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर इसका डिफरेंस हम लोग देखें 30 और 40% के बीच में, तो इसका डिफरेंस कितना है, 10% है। 30 और 40% का डिफरेंस कितना है, 10%। और 10 और 10, इन दोनों को हम लोग देखें तो ये कितने हो जाएंगे, 20। 10 और 10, देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 नंबर,
ठीक है, न्यूनतम अंक तक, यहाँ से यहाँ तक 10 नंबर और यहाँ से यहाँ तक फिर 10 नंबर। वही कह रहा हूँ कि यहाँ तक अगर 33 था, ये अगर 23 लाया था और ये अगर 43 लाया था, तो 23 और 43 के बीच में डिफरेंस कितना है? 20। वही लिखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 10 + 10 कितना हो गया? 20। अब तो जो ये 20 है, देखिए अगर इसके थ्रू हम लोग देखें तो ये 10% 20 के बराबर है, ठीक है। अगर इसके थ्रू हम लोग देखें तो ये 10% 20 के बराबर है। तो फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10% बराबर अगर 20 है तो 100% कितना हो जाएगा? इसको 100 बनाने के लिए 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पे भी अगर यहाँ 10 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 10 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। 100% क्या है? तो ये पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कि जितने टोटल नंबर का एग्ज़ाम हुआ है। 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था तो मतलब 100% ये पूर्णांक है, मतलब कितने नंबर का पेपर हुआ? 200 नंबर का पेपर हुआ है। 200 नंबर में से अब देखते हैं कि न्यूनतम पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए थे। तो देखिए 200 क्या आ गया? पूर्णांक, मतलब पेपर का कुल नंबर कितना है? पेपर कुल कितने नंबर का है? तो 200 नंबर का पेपर है। अब 30% अंक पा करके 10 अंकों से फेल हो जाता है। तो देखिए 200 का ये जो पूर्णांक आया है इसका हम 30% निकालेंगे, है ना, तभी पता चलेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ, देखिए 200 का 30% यदि निकाला जाए कितना आ गया? 30 दूनी 60, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वो 30% अंक पाकर 30% अंक कौन सा है? 60। ये है 30% अंक। 200 का 30% अंक है 60। 30% इतना अंक पा करके 10 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू भी आ गई। न्यूनतम अंक कितने चाहिए थे? 60, सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं 30% अंक पा करके वो, क्योंकि 10 अंकों से फेल हो गया, 30% अंक, मैं कह रहा हूँ कि 30% अंक पा करके वो 10 अंकों से फेल हो जाता है। तो 30% अंक कितने हैं? 60। 200 का 30% कितना हो गया? 60। अब ये 10 अंकों से फेल हो जा रहा है तो 30% जो है ये, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 60, ठीक है। तो अभी पास तो हुआ नहीं है, 10 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसमें 10 और ऐड कर दिया जाए, 60 + 10, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा? ये डिस्टेंस कवर करके यहाँ, मतलब न्यूनतम अंक उसके कितने हो जाएंगे? 60 + 10 70। ये है आंसर, ये है न्यूनतम अंक। पास अंक चाहिए 70, लेकिन वो कितना पा रहा है? 30% अंक। 200 में से 70 नंबर चाहिए, 200 में से 70 नंबर चाहिए पास होने के लिए, लेकिन वो 200 में से 30% अंक पा रहा है, मतलब 60% अंक पा रहा है और 10 अंकों से फेल हो जा रहा है। 70 चाहिए लेकिन 30% अंक कितना है? 60। 70 चाहिए लेकिन वो ला रहा है 60। 10 अंक से फेल हो जा रहा था, 10 नंबर वो मिस कर दे रहा था। अब वो न्यूनतम अंक कितना हो गया? 70, तो अब वो पास हो जाएगा। दूसरा भी कंडीशन देख लेते हैं। अन्य विद्यार्थी 40% अंक पा करके 10 अंकों से पास हो जाता है। तो 40% अंक पा करके, तो देखिए 200 का 40% कितना हो गया? 80। 40 दूनी 80, तो 80 जो है ये 70 से कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है, ठीक है। तो वो लिखी हुई वही बात है, वही हम देख रहे हैं। 40% अंक कितना है? 40% अंक है 80। 40% अंक 80 पा करके 10 अंकों से पास हो जाता है। 10 अंकों से, 70 से 10 अंक ज़्यादा, 10 अंकों से पास हो जाता है, इससे 10 नंबर ज़्यादा है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हो गए? 80, ठीक है। सॉरी 70 हो गए। न्यूनतम अंक कितने हो गए? 70। तो चलिए ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए 1-2 क्वेश्चंस और ऐसे देख लेते हैं ताकि ऐसे क्वेश्चंस पे डाउट मत रहे। हमने एक ही क्वेश्चंस किया है, 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब क्यों ना रेड से लिखा जाए, तो अभी थोड़ा सा, चलिए देखते हैं। तो परीक्षा में कोई विद्यार्थी है 28% अंक पाकर
28% अंक पाकर 21 अंक से फेल हो जा रहा है। 21 अंक से फेल होता है, मतलब जितने न्यूनतम अंक चाहिए थे उससे 21 अंक कम, है ना। जबकि जो अन्य विद्यार्थी है, कोई और दूसरा विद्यार्थी है, ये पिछले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, हल्का सा अलग है। जबकि अन्य विद्यार्थी वो 32% अंक पाकर 9 अंक से फेल होता है, 9 अंक से फेल होता है। तब पास होने के लिए न्यूनतम मिनिमम अंक कितने हैं वो हम लोगों को निकालना है। आई होप रेड से दिख रहा होगा, रेड फिर भी थोड़ा सा कम हो जा रहा है, इसको रख ही देते हैं। चलिए ठीक है। तो परीक्षा में देखिए पिछले बार की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था, एक विद्यार्थी पास हो गया था, एक विद्यार्थी फेल हो गया था। अब इस बार दोनों फेल हो जा रहे हैं, तो उसका भी हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं, थोड़ा मतलब उसी के थ्रू थोड़ा सा अच्छा लगता है। देखिए मान लेते हैं वही कि न्यूनतम अंक कितने हो जाएंगे, माना न्यूनतम अंक कितने हैं, वो है x, है ना, x है न्यूनतम अंक। तो क्यों ना यहाँ बनाया जाए, ठीक है। ये अब यहाँ पे मान लेते हैं x है न्यूनतम अंक, ये हो गया उसका बेंचमार्क, हम लोग सेट कर लिए कि ये न्यूनतम अंक है, यहाँ तक ही, मतलब यहाँ तक लाना है तभी आदमी पास होगा। अब उसके बाद एक विद्यार्थी 28% अंक पाकर 21 अंक से फेल हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक लाएगा तब वो पास होगा, लेकिन वो अभी इस रेंज से बाहर है। तो ये ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि वो यहाँ पे ये है उसका 28% अंक, ठीक है। 28% चाहिए थे न्यूनतम अंक इतने, लेकिन वो कम पा रहा है। कितना कम पा रहा है, 21 अंक कम पा रहा है, 21 अंक से फेल हो जा रहा है। तो 21, ठीक है, न्यूनतम अंक से 28% अंक पाकर 21 अंक से फेल हो जा रहा है। वहीं जबकि अन्य विद्यार्थी 32% अंक पाकर 9 अंक से फेल हो जा रहा है। तो 32% अंक पा रहा है, मतलब इससे ज़्यादा पा रहा है, 32% अंक पा रहा है, लेकिन ये भी 9 अंक से फेल हो जा रहा है, ठीक है। तो 32% मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा 32%, और ये 9 अंक से फेल हो जा रहा है ना, ये 9 अंक से फेल हो जा रहा है। तो न्यूनतम अंक चाहिए थे इतने, लेकिन ये 32% अंक पा करके 9 अंक से फेल हो रहा है, और ये 28% अंक पा करके 21 अंक से फेल हो रहा है। तो जैसे पिछले बार हमने डिफरेंस दोनों में देख लिया था, वैसे ही डिफरेंस इस बार देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा डिफरेंस, ये है 4%, ये हो 4%। और पिछली बार क्योंकि ये ऐसे बीच में था, मतलब 10 अंक यहाँ थे और 10 अंक यहाँ थे, तो 10 और 10 20 ऐड कर दिया गया था, लेकिन इस बार वो चीज़ ऐड होगी नहीं। क्यों, क्योंकि नंबर जो है दोनों एक ही साइड है, मतलब कि दोनों नेगेटिव ही हैं एक तरीके से। तो दोनों ये 21 और 9 ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ना कि जुड़ेंगे, ठीक है। तो 21 और 9 का डिफरेंस हो जाएगा 12, ठीक है। 21 और 9 का डिफरेंस हो जाएगा 12। इसका डिफरेंस कितना है 4%, इसका डिफरेंस है 12। तो एक्चुअल में 4% 12 के बराबर है। और देखिए ये तो हम लोग डायग्राम मतलब ऐसा बना रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर बेसिक अगर हम लोग कॉमन सेंस से भी सोचें तो अगर 32% अंक पाकर और 32% अंक पाकर 9 अंक से फेल हो जा रहा है, और 28% अंक पाकर 21 अंक से फेल हो जा रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही इन दोनों का भी डिफरेंस होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये दोनों, इन दोनों की वैल्यू ये दोनों है, तो इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, ठीक है। तो 4% बराबर 12। अब इसको ऐसे लिख दें 4% क्योंकि 12 के बराबर है, 4% क्योंकि 12 के बराबर है। तो पूर्णांक निकाल दें कि 100% कितना है, मतलब कुल अंक कितने हैं एग्ज़ाम में। तो डायरेक्ट 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 25 से गुणा कर देंगे। 25 चौक 100,
और यहाँ भी 25 से गुणा, 25 दूनी 50, हासिल आई 5, 25 से 25 और 5 300। तो कुल अंक कितने हुए? 300। ठीक है, एग्ज़ाम में कुल अंक चाहिए थे 300, जबकि हम लोग को क्या निकालना है? न्यूनतम अंक कितने हैं। तो न्यूनतम अंक कैसे निकालेंगे? वो तो हम लोग x मान ही रहे हैं। तो देखिए कुल अंक कितने हैं? 300। अब 28% अंक पा करके 21 अंक से फेल हो जा रहे हैं। तो सबसे पहले 28% अंक निकालते हैं कि एक्चुअल में 28% अंक है क्या। तो किसका निकालेंगे? 300 का। तो 300 का 28% कितना आ जाएगा? 3 अट्ठे 24, हासिल आई 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, 3 अट्ठे 24, हासिल आई 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये हो गया 84। अब देखिए 28% अंक 84 है, 28% अंक जो है वो 84 है, और 21 अंक से फेल हो जा रहा है। 21 अंक से फेल हो जा रहा है मतलब अगर इसमें मैं 21 जोड़ दूँ तो वो फेल नहीं होगा। सिंपल सी बात है। 4 और 1 5, 8 और 2 10। तो ये जो आ गया, ये आ गया न्यूनतम अंक। ये हम लोग को चाहिए था, ये आ गया हम लोग का आंसर 105। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से और देखते हैं, मतलब कि जो दूसरा वाला लिखा है उससे देख लेते हैं। जबकि अन्य विद्यार्थी 32% अंक पाकर 9 अंक से फेल हो जाता है। तो 32% अंक पा करके ये है, तो 32% अंक। तो सबसे पहले 300 का 32% निकाल लेते हैं। 300 का 32% एक्चुअल में है कितना? तो वो हम लोग को कितना दिख रहा है? 96। और कितने से? मतलब 9 अंक से फेल हो जा रहे हैं। तो 96 में अगर मैं 9 जोड़ दूँ तो कितना है? 105, ताकि वो फेल नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों से वही 105 आ गया। तो ये हो गया हमारा, ये एक क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है लास्ट, उसको देख लेते हैं। मतलब ये सब क्वेश्चंस क्या हैं, थोड़े से इंटरेस्टिंग लगते हैं और एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, बिल्कुल आने के हाई चांसेस रहते हैं। तो चलिए एक लास्ट इस तरीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लास्ट देखते हैं, ये भी मतलब एक तरीके से ये टाइप भी कंप्लीट हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब बनाने में भी इंटरेस्टिंग है और एग्ज़ाम में भी आने का हाई चांसेस रहते हैं, एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि क्वेश्चन दिया है, लास्ट देख लेते हैं इसी टाइप का। सेम ऐसे ही बनेगा, बस हल्का सा वो उसमें डाटा मतलब दे दिया है पहले से। किसी विद्यार्थी को एग्ज़ाम में, परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे। 40%, 40% अंक चाहिए थे। %40 अंक चाहिए थे। वह विद्यार्थी 178 अंक पाकर 22 अंक से फेल हो गया। 22 अंक से फेल हो गया। 22 अंक से फेल हो गया। ठीक है, तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे? कुल कितने अंक थे और न्यूनतम अंक भी निकाल लेते हैं। खैर वो निकालेंगे, क्योंकि इसको निकाले बिना आंसर बनेगा नहीं। तो देखिए देखते हैं, विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 40% अंक चाहिए थे। वह विद्यार्थी 178 अंक पाकर 22 अंक से फेल हो गया। देखिए यहाँ पे अभी तक कैसे दिया रहता था? 28% अंक पाकर 21 अंक से फेल हो गया, 32% अंक पाकर 9 अंक से फेल हो गया, ऐसा दिया रहता था। इस बार प्रतिशत ना दे करके 1% दिया, वो ठीक है, और एक नंबर हम यहाँ पे हम लोग को डाटा दे दिया है। क्या दिया है? वह विद्यार्थी 178 अंक पा करके 22 अंक से फेल हो गया। तो मतलब क्या है, अगर वो 22 अंक और पाता, ठीक है, 22 अंक और पाता वो,
तो वो पास हो जाता। मतलब 200 क्या आ जाएगा, वो न्यूनतम अंक जो पास होने के लिए चाहिए, न्यूनतम अंक जो पास होने के लिए चाहिए। मतलब ये है पासिंग मार्क्स, मिनिमम नंबर जो पास होने के लिए चाहिए। तो अब कुल कितने अंक थे, तो ये तो हो गया पासिंग मार्क्स मतलब न्यूनतम अंक इतने थे। अब विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे, 40% अंक चाहिए थे। तो देखिए ये हम लोगों ने डाटा निकाल दिया कि न्यूनतम अंक कितने चाहिए, और यहाँ पे प्रतिशत तो दिया ही है कि 40% अंक चाहिए पास होने के लिए। पास होने के लिए 40% के रूप में 40 दिया है, और पास होने के लिए अंक के रूप में 200 दिया है। तो ये दोनों कर देते हैं बराबर। 40% दिया है 200 के, 40% दिया 200 के, तो हम लोग कितना चाहिए 100%। तो चलिए इसको 100% बना देते हैं। कैसे बना सकते हैं तो सबसे पहले 10 से या तो भाग कर देते हैं, ठीक है, 10 से भाग कर देते हैं, 0 से 0, हाँ 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब 4 बराबर कितना आ गया, मतलब 4% बराबर, 4% बराबर कितना आ गया 20। अब 4, अब इसको 100 बनाने के लिए 25 से गुणा कर देंगे, 25 चौक 100। अगर 25 का यहाँ में गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ भी गुणा करना है, तो 25 दूनी 50, 500। कुल अंक कितने चाहिए थे 500, कुल अंक चाहिए थे 500, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह के क्वेश्चंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लगते हैं, आते भी रहते हैं, तो इसका हम लोग को ध्यान रखना है। तो चलिए अब कुछ देखते हैं आगे। चलिए अब क्योंकि क्लास की मतलब क्लास का एंड आ गया है, तो क्लास के अंत में हम लोग 2 ये इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं और एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। उससे फिर हम लोग विदा लेते हैं आगे। देखिए टोकरी में 40% खराब संतरे हैं और ख़राब संतरों की संख्या 120 है, तो कुल संतरे कितने हो जाएंगे। तो टोकरी में कुल संतरे 40% खराब संतरे हैं और ख़राब की संख्या कितनी है 120, ये अभी हम लोग देख ही रहे थे। तो 40% बराबर कितना है 120, तो फिर इसको 100 में चेंज करना है, तो वही बात है 10 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 25 से गुणा कर दीजिए 100%, मतलब कि कुल संतरे आ जाएंगे। तो 25 दूनी 50, 25 300, ठीक है। तो ये 300 संतरे कुल हो जाएंगे, ये हो गया एक। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्ति अपनी आय का 12% बचत करता है, तो यदि मासिक खर्च उसका 19,360 है तो आय कितनी होगी। ये यहाँ पे शुरू में गलत हो गया था, उसे गलत लिखा गया था। तो क्या क्या दिया हुआ है 12% बचत और मासिक खर्च दिया हुआ है 19,360 रुपये। तो उसकी आय कितनी है, एक महीने वो कितना कमाता है, हमें वो निकालना है। तो अगर बचत उसकी 12% है तो खर्च कितना हो जाएगा, 100 में से 12 गया 88%। 88% वो खर्च करता है, मतलब खर्चीला आदमी है। बचत है यहाँ पे दिया है 12%, खर्च आ गया 88%। यहाँ पे दिया है परसेंट में, प्रतिशत में, और यहाँ पे दिया है डाटा में, दोनों को बराबर कर देंगे। तो 88% जो है वो किस के बराबर है 19,360 के बराबर है, 19,360 के बराबर है। हम लोग को आय निकालना है, मतलब कुल आय निकालनी है, मासिक आय, मतलब उसका 100% हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब ये इसको हम लोग कैसे काट सकते हैं, तो देखिए 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा ये, तो 11, 8 से 11 88, 11 कम 11 कितना बचा 8, 11 7 70 कितना बचा 6, 11 6 66, 11 0 0, ये हो गया। तो 8, अभी 8 से भी कट सकता है क्या, 8 दूनी 16, हाँ ठीक है। तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 0 0, ठीक है, ये हो गया। तो मतलब यहाँ पे 1% जो है 220 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो जब 1% 220 के बराबर है, हम लोगों को निकालना है 100%, तो 100 का गुणा कर देंगे यहाँ भी और यहाँ भी। 100 के लिए 2 0 और बढ़ा देते हैं, 22,000। तो 22,000 वो आदमी महीने भर का कमा रहा है और खर्चीला आदमी है, इसलिए उसका मासिक खर्चा 19,360 इतना वो खर्च कर दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, चलिए ठीक है, ये हो गया ये क्वेश्चंस। अब उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या है
शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या किसी शहर की जनसंख्या 9000 है, किसी शहर की जनसंख्या 9000 है, फिर कुछ समय बाद पुरुषों की संख्या 8% बढ़ती है और तथा महिलाओं की संख्या ये अगर 5% बढ़ती है तब जनसंख्या जो पहले 9000 थी वो 9600 हो जाएगी, 9600 हो जाती है, 9600 हो जाती है। तब इस डाटा के आधार पे जो हम लोग को दिया है, हम लोगों को पुरुषों की संख्या निकालनी है। पुरुषों की संख्या क्या होगी ये बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले शहर की जनसंख्या है 9000, पुरुषों की संख्या बढ़ रही है 8%, महिलाओं की संख्या बढ़ रही है 5%, तब जनसंख्या हो जा रही है 9600, ठीक है। तो पुरुषों की संख्या हम लोग को बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कि पुरुष जो हैं वो x और महिलाएं जो हैं उनको ले लेते हैं y, ठीक है। अब उसके बाद या फिर मेल फीमेल ही कर देते हैं डायरेक्ट, है ना, तो मेल और फीमेल, ठीक है। तो पुरुष और महिलाएं, अब शहर की जनसंख्या कुल 9000 है, तो पुरुष और महिलाओं को मिलाकर के 9000 हो गई, कुल जनसंख्या हो गई 9000। इसको हम लोग रख सकते हैं समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद पुरुषों की संख्या 8% बढ़ी, तो पुरुषों की संख्या कितनी है, m, यही मान के चल रहे हैं, ठीक है। टोटल जो 9000 जनसंख्या है उसमें से कुछ पुरुष हैं, मान लेते हैं कि 5000 होंगे, और 4000 कौन बच गई, फीमेल्स बच गई। तो 9000 में से कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं, तो जो कुछ पुरुष हैं m, उसका 8% बढ़ रहा है, और 8% बढ़ना मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, 108/100, ये हम लोग बखूबी देखते आ रहे हैं पिछली क्लास से, प्लस महिलाओं की संख्या में यदि 5% बढ़ती है, महिलाओं की संख्याएँ 5% बढ़ गई तो जनसंख्या 9600 हो जाती है, 9600 हो जाती है, ठीक है। ये 9000 थी, अब 9600 हो गई। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे चाहे तो हम लोग इसको कटा सकते हैं, लेकिन कटा देंगे तो हो सकता है थोड़ा सा डाटा कुछ इधर उधर हो जाए, तो इसलिए ना कटाते हुए इसका पहले अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये तो ऐसे ही है, ऊपर का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। एलसीएम जैसे लेते हैं लघुत्तम समापवर्तक, तो ये हो गया 100, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 100 प्लस, अब ये 100 से 100 कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा ये प्लस, फिर यहाँ 100 से 100 कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, और यहाँ पे है ही 9600, 9600। अब यहाँ पे लिख देते हैं 108m लिख देते हैं, 108m प्लस 105f लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, 9,60,000। ये 100 इधर जाके गुणा हो जाएगा तो 9,60,000 ये हो गया। ये बन गया हम लोगों का दूसरा समीकरण। पहला समीकरण कौन सा है, पुरुष प्लस महिला बराबर 9,000 जो शुरू में थे, फिर जब इनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई 8% और 5%, तब फिर ये हो गया समीकरण। अब इन दोनों समीकरण को अगर हम लोग हल करते हैं तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये ऐसा नहीं है कि
बहुत ही एकदम हार्ड है। मैंने क्योंकि कैलकुलेशन पहले से करके रख लिया है, लेकिन सिर्फ ये कैलकुलेशन में ही हल्का सा लेंदी है, अदरवाइज़ एकदम इजी है, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसा कह रहा है एकदम हम लोग वैसा ही बनाते आ रहे हैं, कहीं पे भी कुछ एक्स्ट्रा हम लोगों ने किया नहीं है। शहर की जनसंख्या है 9000, तो पुरुष महिला मिलाकर के 9000 हम लोगों ने रख दिया। पुरुषों की संख्या बढ़ा दी गई 8%, हम लोगों ने बढ़ा दिया 8%। महिलाओं की संख्या बढ़ा दी गई 5%, हम लोगों ने बढ़ा दिया 5%। अब ये करने के बाद जनसंख्या जब हो जा रही है 9600, हम भी कर दें 9600। यहाँ पे सॉल्व किए तो एक हम लोग को समीकरण मिल गया। अब 1 और 2 इन दोनों को सॉल्व करना है, तो आइए देखते हैं सॉल्व करके। समीकरण 1 से अगर हम लोग m की वैल्यू चाहें तो कितनी आ जाएगी, 9000 माइनस f को उधर पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 9000 माइनस f हो जाएगा, ठीक है। तो उस m की वैल्यू जो 9000 माइनस f है, यहाँ लिखें अगर m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9000 माइनस f हो जाएगी m की वैल्यू, ठीक है। अब इस m की वैल्यू को हम लोग समीकरण 2 में m की जगह पे पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे 9000 माइनस f रखते हैं, 108, 9000 माइनस f प्लस 105 f बराबर 9,60,000, यही चीज़ दी हुई है। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है सॉरी, तो ये कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं है। देखें तो इसका पहले हम लोग 3 जीरो इसको उतार देते हैं, 1 2 3, 3 जीरो उतार दिए। अब 9 से इसको गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा, 9 अट्ठे 72, और ये 3 जीरो पहले उतार दिए, फिर 9 अट्ठे 72, 7 और 9 एकम 9, ये आ गया, माइनस 108 f कर देंगे, प्लस 105 f है ही यहाँ पर, 9,60,000। अब उसके बाद देखिए ये हो गया, देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इस चीज़ को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ये दोनों जो हैं f वाली एक चीज़, इसको इधर ले आते हैं। तो 9,72,000 में से 9,60,000 अगर माइनस करें तो कितना बचा जाएगा, 12,000, ठीक है। 9 लाख पहले माइनस कर देते हैं, और 72,000 में से 60,000 गया तो कितना बचा, 12,000। और ये चीज़ जब इधर आएगी तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 108 f, और ये माइनस हो जाएगा माइनस 105 f, मतलब कितना बचा, 3 f बचा। तो 12,000 बराबर 3 f, f मतलब क्या है, ये आ गई महिलाओं की संख्या, 3 चौक 12, 4,000। लेकिन क्या हम लोग को महिलाओं की संख्या चाहिए, तो नहीं, हम लोगों को पुरुषों की संख्या चाहिए। तो अब किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में हम लोग रख सकते हैं। और अगर हम लोग को टाइम बचाना है, और हम लोग वैसे भी एक्चुअल में थोड़े समझदार हैं ही, इसीलिए जो ये संख्या है इसको समीकरण 2 में ना रख करके समीकरण 1 में ही रखेंगे, ठीक है। कोई भी समीकरण 1 में ही रखेगा। तो f की वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ रख देता हूँ m प्लस 4,000 बराबर अगर दिया है 9,000, तो पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5,000। 5,000 पुरुषों की संख्या है, 5,000 पुरुषों की संख्या है, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद चलिए ठीक है, तो ये हो गई आज की क्लास। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक हमने काफ़ी टाइप्स के हमने देख लिए हैं, लगभग 5 टाइप हमने देख लिए हैं, और कुछ टाइप्स बचे हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।